हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? एज यू नो कि हमारे नीट का पेपर बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया है और अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रिवीजन। तो इस लेक्चर को अच्छे से देखना। क्यों? क्योंकि वी आर गोइंग टू कन्वर्ट योर हेडफोन्स इनटू स्टेथोस्कोप। ओके, चलो हम देखते हैं कि हमारे पास आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली है हमारे पास रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें बेटा, तो रेस्पिरेशन बेसिकली प्लांट फिजियोलॉजी में आता है, आपको अच्छे से पता है, उसका पार्ट है। एंड प्लांट फिजियोलॉजी जो बॉटनी है ना, उसका एक मेजर पार्ट क्या करते हैं? कवर अप करते हैं। यानी कि आपको हर साल लगभग ऊपर नीचे होते हुए 14% ये बेसिकली कैरी आउट करती है आपके होल सिलेबस का। और इस होल सिलेबस के साथ साथ और क्या करते हैं बेटा? लगभग 8 से 9 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन वेरिएबल के साथ ये देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि आपको नीट पर्सपेक्टिव से क्या क्या पढ़ना है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पढ़नी है, जितने भी हमारे ये पाथवेज है, कौन कौन से पाथवेज है बेटा? एक है ग्लाइकोलिसिस आपका हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, एटीपी कितना निकला, एनएडीपीएच कितना निकला, एनएडीएच कितना निकला, ठीक है। ये सारी चीजें हमें देखनी है। क्रेब्स साइकिल में क्या हो रहा है, एटीएस में क्या हो रहा है, बहुत कंफ्यूजन होगा अभी। आरक्यू क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होता है बेटा, प्रोटीन्स का क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो इसी कंफ्यूजन को हम दूर करने के लिए आए हैं आपके साथ, आपके आई क्वांटा वाले। और अब हम पढ़ेंगे इस लेक्चर को सबसे सिंप्लीफाइड वे में, सबसे अच्छे वे में। एंड लेट्स सी कि आपको इस लेक्चर के बाद ना आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। बस आप ये लेक्चर और आपकी एनसीईआरटी की बुक, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं चाहिए। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेक्चर एज वेल। ओके, अब देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास आता है बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट के जब हम बात करें तो हमारे पास क्या है? आपके पास रेस्पिरेशन क्या होता है। इन योर लोअर क्लासेस, आपने अपने लोअर क्लासेस में हमेशा से पढ़ा है कि हमें क्या चाहिए बेटा? हमें हमेशा चाहिए क्या बेटा? फूड चाहिए, है ना। हमें क्या चाहिए? खाना चाहिए। और खाने से क्या होगा बेटा? उससे हमें मिलेगी एनर्जी। ये चीज आपने पढ़ा हुआ है। अब अगर मैं बात करूं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो हमारी एनसीईआरटी बोलती है, ध्यान दीजिएगा कि एनसीईआरटी में ये बोला गया, चाहे मैं हो गए, चाहे लिविंग ऑर्गेनिजम्स माइक्रोब्स हो गए, चाहे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ठीक है, क्या वो सारों को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा? देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? हम जिंदा रहने के लिए सांस ले रहे हैं, वी आर ब्रीदिंग, राइट। सो व्हाट हैपेंस बेसिकली कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डू दे ब्रीथ? इफ दे ब्रीथ, तो क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रीदिंग करते हैं? उनके अंदर जो ब्रीदिंग का प्रोसेस पाया जाता है, क्या वो सेम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में, एज वेल एज आपके एनिमल्स में? ये चीज हमें देखनी है, राइट। तो अब देखो, जब हम यहाँ पे बात करें ना बेटा हमारे फूड की, जो कि हम खा रहे हैं, ये चीज हमें अच्छे से पता है कि हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है। जब आप पिज्जा खाते हो, बर्गर खाते हो, उससे नहीं मिलती है। जब आप दाल चावल खाते हो ना, घर का बना हुआ, उससे आपको एनर्जी मिलती है, राइट। तो जब हमने खाना खाया, उसके अंदर क्या है? अब देखो, खाने के अंदर क्या होता है बेटा? आपको अच्छे से पता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है। और क्या होता है बच्चा? प्रोटीन्स होता है। और क्या होता है बेटा? फैट्स होता है, ऑयल होता है, ये सारी चीजें होती हैं, राइट। ये सारी की सारी चीजें होती हैं। अब अगर हम बात करें कि कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीज़ों का यूज़ करके हमारी जो बॉडी है क्या प्रोड्यूस कर रही है बेटा? ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। आपने अपने लोअर क्लासेस में रेस्पिरेशन का आपने वो किया था, डेफिनेशन पढ़ा था, क्या था वो? दैट बेसिकली आवर बॉडी व्हाट इट इज डूइंग, कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर खाना जा रहा है, अब वो कौन से फॉर्म में बेटा? ये चीज़ भी आप समझ लो, वो हमारे पास कार्बन के कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है ना। और वो हमारी बॉडी में क्या होगा? सिंस हमें उसे यूटिलाइज करना है, तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में क्या होगा बेटा? टूटेगा। जब वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटेगा, उसका ब्रेक डाउन होगा, वो जो पूरा प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक। अब ये जो रेस्पिरेशन है, ये रेस्पिरेशन अगर हम बात करें आपके सेल की, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें आपके सेल की, तो सेल में आपको अच्छे से पता है, क्या पता है बेटा? दैट इफ दिस इज योर सेल, राइट, तो इस सेल में हमारे पास क्या होगा बच्चा? दिस इज द न्यूक्लियस। और यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक और चीज बना देते हैं, आपका माइटोकॉन्ड्रिया बना देते हैं, ठीक है। तो ये चीज तो आपको पता है, ये नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन में बेसिकली होता क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें क्या चाहिए? अल्टीमेट गोल हमारा क्या है बेटा? एनर्जी है, ठीक है। तो
सेल में जैसा कि आपको पता है एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना बच्चा, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, आपको एनर्जी देगा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। फाइन, तो ये तो हमारे पास हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन। अब अगर हम बात करें, हमारी एनसीईआरटी ने बोल्ड में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, जिसमें कि क्या होगा, व्हेन वी टेक द फूड इनसाइड आवर बॉडी इट इज बेसिकली प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ओके, और धीरे धीरे करके क्या होगा, वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ये हमारे पास टूटेगा इनटू सिंपलर फॉर्म, टू रिलीज व्हाट, टू रिलीज एनर्जी। सो व्हेन वी आर गेटिंग एनर्जी टू डू आवर डे टू डे एक्टिविटी, वेरी सिंपल सी चीज है ना, हमें एनर्जी क्यों चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए बिकॉज वी हैव टू सस्टेन आवर लाइफ एक्टिविटीज, डे टू डे लिविंग एक्टिविटीज ना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, आपके पास क्या कहते हैं, इसके अलावा जो फर्दर एक्टिविटीज हैं उनके लिए भी क्या चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी उसे कौन से प्रोसेस से मिलेगी बेटा, रेस्पिरेशन से मिलेगी। अब यहाँ पे एक चीज दी गई है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, इसे भी हमारी एनसीईआरटी में ना बहुत अच्छे से हाईलाइट करके लिखा हुआ। मतलब क्या होता है, वो सारे प्रोडक्ट्स जो कि किस चीज में हेल्प कर रहे हैं बेटा, ये हेल्प कर रहे हैं हमारे पास रेस्पिरेशन में, यानी कि एनर्जी लिबरेट कर रहे हैं। अब ऐसे कौन से सब्सटेंस होंगे जो एनर्जी लिबरेट करते हैं, जिसे आप खाते हो, वो कौन से, यानी कि चाहे तो देखो हम लोग जनरली क्या सोचते हैं कि ठीक है ग्लूकोज हमारी बॉडी में गया तो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स दे विल एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, बट नो, अपार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, ऑयल हो गया, ये सारी के सारी चीज हमारे पास किसके अंदर आती है बेटा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में आते हैं। क्यों, बिकॉज ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है और ये टूटेगा तो हमें क्या मिलेगी बच्चा, हमें मिलेगी एनर्जी। ठीक है, किसी भी चीज से जिससे हमें एनर्जी मिल रही है वो सारी की सारी चीज कैसे सर्व करेगी बेटा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे सर्व करेगी। समझ में आया, आई होप सो। अब इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ इतना आप जान लीजिए। आगे देखते हैं, हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है ना बच्चा। चलो, अब हमारी एनसीईआरटी ने बोला है कि क्या प्लांट्स हमारे ब्रीथ करते हैं। देखो मैंने आपको एक चीज बताया ना, चाहे मैं हो गई, चाहे एनिमल्स हो गए, चाहे प्लांट्स हो गए, दे ऑल आर व्हाट, दे ऑल आर ब्रीदिंग, राइट। व्हेन दे ऑल आर ब्रीदिंग, तो एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि क्या प्लांट्स ब्रीथ करते हैं, यस दे यूज टू ब्रीथ। और अगर हम बात करें कि उनके ब्रीदिंग के प्रोसेस, क्योंकि देखो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेशन है ना, दोनों के बीच में रिलेशन है ना। हम क्या कर रहे हैं, ब्रीदिंग के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं, है ना। मतलब कि आउटर एनवायरनमेंट से और आपकी बॉडी के अंदर जो भी गैस की रिक्वायरमेंट है वो किससे फुलफिल हो रही है बच्चा, वो आपके पास फुलफिल हो रही है आपके रेस्पिरेशन से, राइट। तो हमसे एनसीईआरटी ने ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या प्लांट्स ब्रीथ करते हैं। एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं ये 3-4 पॉइंट्स, जिन्हें आप जान लो। सबसे पहले आपको पता है कि हमारे, जैसे देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास लंग्स हैं, हमारे पास क्या है, सिंस वी आर एनिमल्स आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज वेरी हाई। ओके, क्योंकि हम क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। हम क्या है, वो मूविंग किसी के लिए भी हो सकते हैं, इन सर्च ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन या मीट को फाइंड आउट करने के लिए। बट जब हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो सिंस दे आर नॉट मूविंग एंड मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ देयर बॉडी इट कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स, सो उसके जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है ना, वो क्या होती है, कम होती है। सबसे पहली बात आप ये याद रखिएगा। दूसरी बात, हमारे पास तो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है ना, सांस लेने के लिए पूरा का पूरा एक पूरा स्ट्रक्चर है। बट जब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं बेटा, तो प्लांट्स के पास भी कुछ स्ट्रक्चर्स है, बट दे आर वेरी सिंपल, जिसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। एक है आपका स्टोमेटा, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। स्टोमेटा से क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। इसके अलावा जब आपने पेड़ देखा होगा, तो पेड़ में क्या पाई जाती है बेटा, पेड़ के अंदर आपके पास पाई जाती है आपके, आप ये कह सकते हो स्पेसेस देखने को मिलते हैं। इफ दिस इज आपका पेड़ है, बार्क है, तो इसमें ना आपको बीच बीच में ऐसे स्पेसेस लंबे लंबे देखने को मिलेंगे बार्क से। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से क्या कर रहे हैं, स्टेम के बीच में और आपका जो आउटर एनवायरनमेंट है इनके बीच में एक तरीके से क्या कर रहा है बेटा, इनके बीच में गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है। अब एनसीईआरटी ने एक बहुत अच्छी पॉइंट लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है कि जो लेंटिसल्स हैं उसके 2 फंक्शन बताए हैं।
एक ये क्या करता है बेटा, एक ये करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि स्टेम के बीच में और आउटर एनवायरनमेंट के बीच में जो भी गैसेस एक्सचेंज होगा वो किसके कारण होगा, लेंटिसल्स के कारण होगा। दूसरी अगर हम बात करें बच्चा, हमारे पास जो मैकेनिकल सपोर्ट है वो भी क्या होगा, ये लेंटिसल्स देंगे, बिकॉज हमारे पास बार्क के पास आपको क्या, आपको पता है इट कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स, राइट। तो इसलिए अब इसके बाद हम थोड़ा और आगे आते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ये चीज बताई गई कि हमारा जो प्लांट है ना वो हमारी तरह नहीं है। वो कैसा है बेटा, वो है सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है। कैसे है बच्चा, सेल्फ सफिशिएंट है। पहली बात, एक तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है, उसे ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात कि उसे जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना वो इतना सेल्फ सफिशिएंट है कि लेंटिसल्स के हेल्प से और स्टोमेटा के हेल्प से अपनी जो भी उसे जरूरत होती है ना वो पूरी कर लेती है। प्लस हम जैसे आपको पता है कि हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस भी होती है, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, राइट। बट क्योंकि हमारे पास हमें क्या चाहिए, हमें गैसेस की ज़रूरत है। बट प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना गैसेस का, ये काफ़ी कम होता है, काफ़ी लिटिल ट्रांसपोर्टेशन होता है गैसेस का। अगर हम बात करें प्लांट्स की या लीव्स की, सॉरी लीव्स की अगर हम बात करें तो लीफ को देखो बेटा, जब फोटोसिंथेसिस होता है तब एक्सिस में क्या रिलीज होता है बेटा, O2 रिलीज होता है। और ये जो O2 रिलीज होगा ना, जो लीफ की हमारे पास जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन की, वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पीरियड में क्या करेगा, अपना कंप्लीट कर लेगा, पहली बात, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे रूट हो गए, आपके स्टेम्स हो गए और आपके लीव्स हो गए, इन सब का जो रेस्पिरेशन का रेट होता है ना वो अलग अलग होता है, पहली बात। और दूसरा, हाँ, ये लोअर होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एनिमल्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। ये चीज़ ऑलरेडी मैंने आपको बताया। अब मान लो एक कंसेप्ट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। मान लो मेरे पास दो सेल है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसी है, वो हमारे पास है कम, वहीं पे दूसरा डिस्टेंस है, ठीक है। दो सेल्स हैं, उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा। तो किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट होने में, जैसे कि मान लो कोई भी मॉलिक्यूल है मेरे पास, उसको अगर सेल 1 से सेल 2 में जाना है, डिस्टेंस कम है, जल्दी पहुंचेगा ना। वहीं पे अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो क्या होगा, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो बेसिकली अब देखो डिफ्यूजन कौन से प्रोसेस से हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है हमारे पास कौन से प्रोसेस से बेटा, जो एक्सचेंज हो रहा है वो डिफ्यूजन के कारण हो रहा है, ठीक। अब जब ये हमारे पास गैसेस के एक्सचेंज का डिस्टेंस कम होगा तब तो जल्दी हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें लीव्स की, तो लीव्स के अंदर ये जो एक्सचेंज हो रहा है ना गैसेस का, भाई देखो एक तो सेल्स हमारे पास स्मॉल स्मॉल है, ठीक है, पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, ठीक, ऊपर से सुपरफिशियल लेयर में पाए जा रहे, बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो ये जो डिफ्यूजन है ये कम हो रहा है, बल्कि वहीं पे जहाँ पे सेल्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, ये डिफ्यूजन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। तो जो हमारे बल्कि प्लांट्स होते हैं ना बेटा, इन बल्कि प्लांट्स के लिए ये चीज़ सही नहीं है, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके अलावा, आपके एनसीईआरटी में ये चीज़ भी लिखी गई है क्या, कि जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं ना, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स के बीच में क्या पाई जाती है बेटा, एयर स्पेसिस पाई जाती है, जिससे कि किस चीज़ में उसको हेल्प मिलती है, उसको हेल्प मिलती है, चाहे वो लीफ का हो गया, चाहे वो स्टेम का हो गया, चाहे वो रूट का हो गया, उनको किस चीज़ में हेल्प मिलती है बेटा, कि वो अपनी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है गैस की, गैसेस एक्सचेंज की, उसे वो कंप्लीट कर सके, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। ये 4 पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, इसे आप चाहे तो एनसीईआरटी की बुक में ऐसे रीड करके देख लीजिए, नहीं तो इस तरीके से आप समझ लीजिए, बोथ आर दी सेम थिंग, ठीक है। मैं सिर्फ आपको वही बता रही हूँ जो अभी आपको पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ना ज़रूरी है। अब चलो एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, ठीक। हमारे पास ना, हमने बचपन में एक रिएक्शन किया था, आई होप सो आपको याद होगा, ठीक है। अगर वो रिएक्शन आपको याद है तो देखते हैं किस किस को याद है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। I'll just take a second, okay? चलो अब देखो, हमने ये पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है बच्चा, हमने ये पढ़ा है कि खाना कौन से फॉर्म में मिल रहा है, ग्लूकोज के फॉर्म में मिल रहा है। हमने रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के आपने क्या देखे थे, रिएक्शन देखे थे, अब वो आपको याद तो होंगे, ठीक है। चलो आप साथ में देख लेते हैं ना, कोई वो तो है नहीं, जो मैंने आपसे बोला था ब्रेक डाउन होता है, एक बार उसके रिएक्शन भी देख लेते हैं, छोड़ते नहीं है। तो C6H12O6 इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज, ठीक है।
अब ये जो ग्लूकोज है, जब इसे क्या मिलेगा बेटा, ऑक्सीजन मिलेगा, ये चलो O2 कर दिया मैंने, ठीक है, जब इसे ऑक्सीजन मिलेगा सो इट विल ब्रेक डाउन इनटू व्हाट, कहां पे होगा बेटा, चलो सेल लिख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया तो छोड़ ही दो अभी, उसकी अपनी अलग कहानी है, उसे भी हम देखेंगे, ठीक। ओके, ब्रेक डाउन होगा उसका, कहाँ पे, क्या लिबरेट करेगा वो, CO2 लिबरेट करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ H2O लिबरेट करेगा, प्लस क्या मिलेगी बेटा, एनर्जी मिलेगी। ये चीज तो हमने देखा हुआ है ना, ये चीज तो हमें पता ही है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है, देखो ग्लूकोज के अंदर क्या है बेटा, ये जो कार्बन के बॉन्ड है ये ज्यादा, जो मैंने आपको बताया था ना कि कार्बन क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, जो भी हम खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाए जाते हैं, है ना। तो ये जो ग्लूकोज है ये भी क्या है, अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है। जब हम उसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन का मतलब जब हम उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे, तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने से क्या होगा, इट विल ब्रेक डाउन, किस चीज को वो लिबरेट करेगा बेटा, CO2 को लिबरेट करेगा। अगर आप अपनी ब्रीदिंग को चेक करो, जैसे हम मास्क लगाते हैं ना, तो मास्क लगाने के बाद थोड़ा सफोकेशन होता है, वो सफोकेशन क्यों होता है, एक तो CO2 के कारण होता है, दूसरा आपकी ब्रीदिंग के अंदर थोड़ा बहुत क्या पाया जाता है, वाटर के ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं, बिकॉज हीट भी तो जनरेट हो रही है ना इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो भी बेसिकली क्या होगा, H2O यहाँ पे लिबरेट होगा, प्लस आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो अब हमें पूरे चैप्टर में क्या देखना है, हमें पूरे चैप्टर में देखना है कि ये जो पूरा रिएक्शन हुआ है ना, जैसे हमने एक स्टेप में लिख दिया है, वो किस तरीके से हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में ऐसा क्या होता है कि हमें अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट्स ये मिल जाते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या होगा बेटा, देखो ग्लूकोज टूटेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको एक सिंपल सी रिएक्शन दिख रही है ना, बट ये बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, रेस्पिरेशन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस, ठीक है, स्टेप वाइज रिएक्शन होते हैं, इतना इजी नहीं होता है। तो चलो आओ देखते हैं हमारे पास कि इसको तोड़ने का सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास कौन सा है। तो देखो बेटा, ये चीज हमें पता है, क्या पता है, ग्लाइकोलिसिस, सुना ही है ना आपने, नाम से डर लगता है, क्यों डर लगता है, क्योंकि 10 स्टेप रिएक्शन। चलो इसे हम ना बहुत सिंप्लीफाइड वे में करते हैं। देखो ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करें तो आपको अच्छे से पता है, ग्लाइकोलिसिस इज बेसिकली व्हाट, देखो यहाँ पे देखो मेरे पास साथ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको को अलग कर दो, लिसिस को अलग कर दो। लिसिस का मतलब क्या होता है बेटा, ब्रेक डाउन होता है। देखो ये ना बहुत नॉर्मल सी चीज है, जो कि आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि लिसिस का मतलब होता है कोई भी चीज टूटे, ठीक है, और ग्लाइको का मतलब क्या होता है बेटा, ग्लूकोज होता है। तो ये ग्लूकोज जब छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, पहली बात, ठीक, एक डेफिनेशन। चलो दूसरी देखते हैं हम लोग। हमारी बुक्स में ये बोला गया है कि इसको किसने फाइंड आउट किया था, इसको फाइंड आउट किया था 3 साइंटिस्ट ने, किसने, एबंडन, ठीक है, मेयरहोफ एंड पैरेनास, इन तीनों ने क्या किया था, फाइंड आउट किया था। दैट इज वाई इसको हम और क्या कहते हैं बेटा, AMP पाथवे भी कहते हैं, याद रहेगा। चलो अब इसके बाद और इम्पोर्टेंट बात कौन सी है जो हमें ध्यान देने वाली होनी चाहिए। देखो बेटा यहाँ पे ना एक बहुत नॉर्मल सी चीज बोली गई है, ठीक, क्या बोला गया बच्चा, जस्ट वेट अ सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या बोली गई है, ग्लाइकोलिसिस में बेसिकली होता क्या है, ये जो ग्लूकोज है ना, ये कन्वर्ट होता है बेटा किस में, पायरुवेट में, किसके अंदर कन्वर्ट होता है बेटा, पायरुवेट में ये कन्वर्ट होता है। अब पायरुवेट में कन्वर्ट करने से पहले, पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट या पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए इनके अंदर कार्बन कितना होगा। देखो ग्लूकोज के अंदर कितना कार्बन होता है, 6 कार्बन होता है, पायरुवेट में कितना कार्बन होता है बेटा, 3 कार्बन होता है। आप देख रहे हो ना, हाफ हो गया टोटल। जब ये हाफ हो गया है तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से, देखो जो हमने वो रिएक्शन लिखी थी ना C6H12O6, उससे हमने तुरंत क्या निकाल दिया था, CO2 निकाल दिया था ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। बट फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास हुआ उसमें तो सिर्फ अभी इतना ही हुआ। क्या हुआ उसमें कि हमारे पास जो ग्लूकोज है वो किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, पैरुवेट के अंदर कन्वर्ट हुआ। जो 6 कार्बन था वो 3 कार्बन के अंदर कन्वर्ट हुई, तो हाफ ही काम हुआ, अभी तो पूरा काम हुआ ही नहीं है ना। तो ये बेसिकली क्या कहते हैं, इस तरीके के ऑक्सीडेशन को
हमारी एनसीईआरटी ने क्या बोला है बेटा, इस तरीके के एनसीईआरटी को सॉरी इस तरीके के ऑक्सीडेशन को हमारी एनसीईआरटी ने बोला पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो याद रखिएगा कि जो हमारा ग्लाइकोलिसिस है वो कैसा है बच्चा, वो हमारे पास है पार्शियल ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। आई होप सो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर कोई आपसे पूछे, जो मैंने आपको ये सिंपल से रिएक्शन लिख दी ना, क्या कि ग्लूकोज से क्या बन गया, पैरोवेट बन गया, क्या वो इतने जल्दी एक स्टेप में हो गया? नहीं, इस स्टेप को करने के लिए टोटल कितने चाहिए स्टेप्स बेटा, 10 स्टेप लगता है। इट इज अ 10 स्टेप प्रोसेस। पहले ग्लूकोज से कुछ और बनेगा, फिर उससे कुछ और बनेगा, फिर उससे कुछ और बनेगा, और एंड में जाके हमें क्या मिलेगा, पायरुविक एसिड मिलेगा। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। इट इज अ 10 स्टेप प्रोसेस। एक और बात जो आपको याद रखनी है बेटा, एक मॉलिक्यूल जो है आपके पास ग्लूकोज का, ठीक है, वो हमें कितना देगा बेटा, वो हमें 2 पायरुविक एसिड देगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो भी चीज मैं यहाँ पे बता रही हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें कि कन्वर्जन में बेसिकली क्या हुआ है, देखो कन्वर्जन में जो हुआ है, ग्लूकोज को हमने किस में तोड़ा बेटा, पायरुविक एसिड में तोड़ा। ठीक है, चलो मैं फिर से लिख देती हूँ, कोई नई बात नहीं है। सिंस ये 3 कार्बन था, सॉरी ये 6 कार्बन था, ये 3 कार्बन था, तो इस टाइप के ऑक्सीडेशन, देखो टूट रहा है ना, ब्रेक डाउन करने के लिए हमने क्या दिया, ऑक्सीजन दिया कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ, पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ, पूरी तरीके से नहीं हमारे पास टूटा है। ठीक है, इसके बाद देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये कहाँ पे हो रहा है ग्लाइकोलिसिस। अब देखो बहुत नॉर्मल सी चीज है, दिस इज योर सेल। ठीक, इस सेल में यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, न्यूक्लियस है। ठीक, यहाँ पे चलो मैंने क्या बना दिया, माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया। ठीक, अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा मेरे पास ये क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म है। तो बहुत नॉर्मल सी बात ये बताई गई है कि ये जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, यानी कि ग्लूकोज टूट रहा है पायरुविक एसिड में या पायरुवेट में, वो हमारे पास कहाँ पे हो रहा है बेटा, वो हमारे पास हो रहा है यहाँ पे। कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, किस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि ये सेल के अंदर कहाँ पे हो रहा है बेटा, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। फिर इसके बाद जो पायरुविक एसिड है, याद रखिएगा ये अभी हम लोग और भी अच्छे से पढ़ेंगे, ये हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट होगा, कहाँ जाएगा बेटा, फिर ये हमारे पास जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। क्यों, क्योंकि हमने बचपन से एक बहुत अच्छी डेफिनेशन पढ़ी है। कौन सी डेफिनेशन पढ़ी है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो अल्टीमेटली जो एटीपी रिलीज होगा, कहाँ पे रिलीज होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज होगा। चलो इसे देखते हैं सबसे पहले हम लोग, ये जो लोकेशन है कहाँ पे हुआ हमारे पास, ये कहाँ पे हो रहा है बेटा, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अब एक बहुत नॉर्मल सी चीज है, हमें ये पता है कि हमें एनर्जी मिलेगी, कुछ ना कुछ तो एनर्जी मिलेगी। अब कौन कौन से फॉर्म में एनर्जी मिलेगी, देखो एनसीईआरटी ने 2 फॉर्म में बताया है, एक बताया है एटीपी के फॉर्म में और दूसरा बताया है NADH के फॉर्म में। एक और चीज, ये आपके पास क्या है, एटीपी एक फॉर्म है आपके पास एनर्जी का, दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है, NADH है। ठीक है, एक NADH इज ऑलवेज इक्वल टू 3 मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल आप यहाँ पे लिख लो। ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल टू 3 मॉलिक्यूल ऑफ NADH। ठीक है, जस्ट एक फॉर्म है, एक दूसरा फॉर्म है NADH का, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, इसमें परेशान मत होइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी हमें क्या बोल रही है बेटा, कि देखो हमें ये अच्छे से पता है खाना हमारा कहाँ बनेगा, लीव्स में बनेगा, है ना। सनलाइट क्या होगी, कैप्चर होगी, सनलाइट कैप्चर होके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, फोटोसिंथेसिस से हमारे पास क्या बनेगा बेटा, अल्टीमेटली ग्लूकोज बनेगा। ये चीज तो आपको पता ही है। ठीक, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या होगा बेटा, एक और चीज, ग्लूकोज से हमारे पास सुक्रोज बनेगा। ये चीज हमारे पास एनसीईआरटी ने बोली है। और कौन सा एंजाइम वर्क करेगा बेटा, इन्वर्टेज वर्क करेगा। ठीक है, ये जो सुक्रोज है ये हमारे पास, देखो बेटा जो भी हमारे पास, देखो जो प्लांट है वो कुछ एनर्जी अपने लिए भी तो रखेगा, कुछ फूड अपने लिए भी तो रखेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो स्टोर हुआ वो हुआ स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास ग्लूकोज था जो बचा हुआ है एक्स्ट्रा, वो हमारे पास कहाँ पे जाके स्टोर होगा बेटा, रूट सेल्स के अंदर जाके स्टोर होगा। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखिएगा।
एनसीईआरटी ने हमें क्या बताया कि जो ग्लूकोज है वो सुक्रोज के थ्रू पाया जाएगा, ठीक है, मतलब उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, या आप ये कह सकते हो कि सुक्रोज में हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, एक टाइम के लिए वहाँ पे स्टोर हो जाता है, फिर जब ये ग्लाइकोलिसिस होगा ना, वहाँ से आपको ग्लूकोज मिल जाएगा और फ्रक्टोज मिल जाएगा। अब फ्रक्टोज कहाँ से आ गया मैम हमारे पास कहानी में? देखो, सुक्रोज बायोमोलिक्यूल्स आपको पता है ना, सुक्रोज दो चीजों का बना हुआ है। क्या है ये? एक तरीके का ये हमारे पास है, आप कह सकते हो कि ये हमारे पास डाई सैकेराइड्स है ना। अब अगर हम बात करें डाई सैकेराइड क्या होता है, जो 2 यूनिट का बना हुआ है, ठीक है, ये 2 यूनिट है, मतलब कि एक मेरे पास क्या है, आपके पास फ्रक्टोज है, एक आपके पास क्या है, एक आपके पास सुक्रोज है। जब ये दोनों आपस में मिल गए तो ये हमारे पास क्या बना है बेटा, ये हमारे पास बना है आपका सुक्रोज। वहीं पे जब हम बात करते हैं बच्चा किस चीज की, जब मैंने इसे अलग कर दिया, यानी फ्रक्टोज को अलग कर दिया, ग्लूकोज को अलग कर दिया, तो वो हमारे पास अलग अलग हो गया, और ये दोनों जब अलग अलग होंगे तो ये किस चीज में पार्टिसिपेट करेंगे, ये पार्टिसिपेट करेंगे आपके ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है। अच्छा, एक और बात, ग्लूकोज से जो हमारे पास ये सुक्रोज बन रहा है, कौन से एंजाइम के थ्रू बन रहा है? इन्वर्टेज के हेल्प से बन रहा है। एक्स्ट्रा एंजाइम मत याद करिएगा, ठीक है, जितने एंजाइम्स आपके पास आपके एनसीईआरटी ने दिए गए, जितने एंजाइम्स मैं बता रही हूँ सिर्फ उतने ही याद करिएगा, ठीक है, उतना ही सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। आगे देखते बेटा, अब देखो एंजाइम्स में एक चीज हमें पता चल गई है, कौन सी, कि हमारे पास क्या है, इन्वर्टेज है। इन्वर्टेज ने क्या किया है, सुक्रोज को हमारे पास दिया है इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जब हमें ये चीज मिल जाएगा तो हमारे पास क्या होगा बेटा, आपके पास ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इतना याद रहेगा। अब ये चीज आपको अच्छे से पता है, आपकी बुक्स में भी है, ये चीज आपको दिखा भी हुआ है कि ये जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है, ठीक है, ये हमारे पास 10 स्टेप प्रोसेस होता है। अब इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, आपका ग्लूकोज। ग्लाइकोलिसिस कहाँ से स्टार्ट हुआ, ग्लूकोज से स्टार्ट हुआ, बट हमें ग्लूकोज को तोड़ने से पहले हमें उसे क्या करनी है, एनर्जी देनी है, राइट। क्या करना है बेटा, एनर्जी देना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा, ग्लूकोज को हम जब एटीपी देंगे, ठीक है, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा बेटा, एडीपी में, एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एंडोसाइन डाइफॉस्फेट। बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है, हमारे पास एक फॉस्फेट अलग हो गया, ठीक, ये चीज आपको अच्छे से पता है कि एडीपी में जब हम एक फॉस्फेट आयन ऐड करेंगे तब वो क्या बन जाएगा, एटीपी बनेगा, है ना। अब देखो, जब हमने ग्लूकोज को क्या किया बच्चा, जब हमने ग्लूकोज को किसके अंदर तोड़ा, सबसे पहले ये टूटेगा बेटा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। बट ये तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए ना बेटा, हमें क्या करना है, इसके अंदर सिर्फ एक फॉस्फेट का आयन ऐड हुआ है, तो ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ना, इस फर्स्ट स्टेप में ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। इस फर्स्ट स्टेप में बेसिकली क्या किया, हमने एक एटीपी का मॉलिक्यूल दिया है हमारी रिएक्शन को, ठीक है, और ये जो एटीपी का मॉलिक्यूल है, मतलब हम इधर देंगे, ठीक है, इधर नहीं देंगे, ये जो एटीपी का मॉलिक्यूल जब हमने अपनी इस रिएक्शन को दिया तो इसमें एक फॉस्फेट का आयन ऐड हो गया, कहाँ पे ऐड हुआ, 6 कार्बन पे ऐड हो गया, इस तरीके से हम देखेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमारे पास सेकेंड स्टेप में आपने क्या देखा है, ग्लूकोज से फ्रक्टोज के अंदर चेंज हो रहा है। देखो बेटा, ये जो ग्लूकोज 6 है ये हमारे पास किसके अंदर चेंज हुआ है बेटा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर ये क्या हो रहा है बच्चा, चेंज हो रहा है। अब जब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर चेंज होगा, देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है बच्चा, एक दूसरे के आइसोमर हैं, ठीक है, यानी कि ये बेसिकली क्या हुआ है, आइसोमर के अंदर कन्वर्ट हुआ है। कौन से एंजाइम से, आइसोमरेज से, ठीक है। एक और बात, फर्स्ट रिएक्शन में वेरी इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कौन से एंजाइम से बना है बेटा, लेट मी हाईलाइटेड, हेक्सोकाइनेज के हेल्प से, काइनेज, ठीक है, ये याद रखिएगा, हेक्सोकाइनेज, ठीक है, इसके हेल्प से बेसिकली क्या हुआ, हमारे पास ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ठीक है। ये दो एंजाइम्स अब आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको कौन सा एंजाइम बताया था, इन्वर्टेज, ये हमारी एनसीईआरटी ने दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि अगेन अब हमें थर्ड प्रोसेस में क्या करना है, थर्ड प्रोसेस में हमें अगेन क्या करना है बेटा, एटीपी देना है, ठीक है, हमें यहाँ पे एनर्जी देनी है, और एनर्जी देके हमें क्या मिलेगा बेटा, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, क्या मिलेगा बच्चा, हमें
फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट, ठीक है, ये चीज मिलेगी। तो ये चीज हमारे पास क्या है, यहां तक तो चलो किसी को दिक्कत नहीं होती, ये चीज तो चलो समझ में आ जाती है। हमने फर्स्ट स्टेप में और थर्ड स्टेप में क्या किया बेटा, हमने एनर्जी दी है, याद रखिएगा 2 स्टेप्स में हमने खुद से एनर्जी दी है सो दैट कि हमें एनर्जी मिले, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, कौन से स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में और आपके पास थर्ड स्टेप में। अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है, तो अब देखो बेटा हमारे पास क्या हुआ कि यहां तक तो हमने देख लिया है। कहां तक हमने देख लिया बच्चा, हमने देखा है हमारे फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट तक हमने देख लिया। अब क्या होगा कि फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट जो है वो हमारे पास हमें देगा एक कीटोन और एक हमारे पास देगा, हमें क्या देगा बेटा, एक हमारे पास देगा हमें एल्डिहाइड, ठीक है, ये 2 चीजें देगा। अब जब हम बात करते हैं हमारे पास कीटोन और एक एल्डिहाइड यील्ड अप होगा, ठीक, ज्यादा कुछ नहीं है। एक हमें क्या मिलेगा बेटा, डाइहैप मिलेगा और दूसरा हमें क्या मिलेगा बेटा, PgAl मिलेगा, ठीक है। ये 2 चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, यानी कि फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट से अभी तक ये कितना था, 6 कार्बन था। अभी तक सिर्फ क्या हुआ, हमने आइसोमर के फॉर्म में ग्लूकोज को फ्रक्टोज के अंदर चेंज कर दिया, अभी तक कार्बन हमारे पास चेंज नहीं हुआ था, ठीक है। बट यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि जो डाइहैप है वो भी 3 कार्बन का है और जो PgAl है वो भी क्या है आपके पास 3 कार्बन का है। डाइहैप और PgAl क्या होता है, बेसिकली डाइहैप बहुत देर तक इस फॉर्म में अपने आप को रिटेन नहीं कर पाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर बेटा, PgAl के अंदर, ओके। यानी कि अब इसके आगे से हम जितना देखेंगे वो सारी रिएक्शन किस में होंगी, 2 में होंगी, ठीक है, क्योंकि एक तो PgAl हमें मिल गया, दूसरा हमें डाइहैप मिल गया जो कि अगेन कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगा, PgAl के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने जब आपको बोला था ना कि एक ग्लूकोज से हमें क्या मिल रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं पायरुविक एसिड के, वो यहाँ से, ठीक है। तो यानी कि अब ये स्टेप भी हमारे पास हो गया, हमें क्या मिला, PgAl मिला और दूसरा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट मिला, ठीक है। ये चीजें हमें यहाँ पे क्या हुई बेटा, मिली। अब इसके बाद बेसिकली क्या हुआ कि ये जो PgAl है ना, इस PgAl को हमने क्या दिया बेटा, यहाँ पे हमें फर्स्ट एनर्जी यील्ड हुई है। कौन सी फर्स्ट एनर्जी यील्ड हुई है, हमें NAD पॉजिटिव से हमें क्या मिला है बेटा, NADH प्लस H पॉजिटिव। अब यहाँ पे NADH प्लस H पॉजिटिव कहाँ से, एक हाइड्रोजन का एक्स्ट्रा हमारे पास क्या है, आयन है यहाँ पे, ठीक है। NCERT बोलती है कि देयर आर 2 रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। अब ये 2 रिडॉक्स रिएक्शन से हमें क्या यील्ड अप होता है, NADH प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। अब ये कहाँ से है, देखो बेटा यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं, ये जो NAD पॉजिटिव है, जब इसमें मैं एक H पॉजिटिव आयन प्लस एक इलेक्ट्रॉन दूंगी तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा NADH, ठीक है, क्योंकि इसे तो भाई चाहिए, इस तो बॉन्ड बनाने हैं, ठीक। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसी में ही, अगर मैं NADH को 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दूंगी प्लस 2 H पॉजिटिव आयंस दूंगी तो भी ये मुझे क्या यील्ड करेगा, NADH प्लस H पॉजिटिव आयन। और यही हमारे पास क्या है बेटा, 2 रिडॉक्स रिएक्शंस हैं जो होती हैं NAD पॉजिटिव में, जो कि हमें क्या यील्ड करती हैं, NADH प्लस H पॉजिटिव, एक एक्स्ट्रा H आयन, ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पे हुआ है। तो अब आपको क्या ध्यान रखनी है बेटा, अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास 2 रिडॉक्स रिएक्शन हुई, हमारे पास PgAl से हमारे पास क्या बनेगा बेटा, आपके पास क्या बनेगा, BPGA, ठीक है। यहाँ पे PgAl से फिर हमारे पास क्या बना बेटा, BPGA बना, ठीक। और ये बनने में हमें क्या यूज हुआ है, अब यहाँ पे जाके हमें एनर्जी मिली है और ये एनर्जी कौन सी है, NADH का आयन हमें यहाँ पे मिली है, एक एनर्जी अभी यहाँ पे मिली है। इस चीज को आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक। फिर इसके बाद हमारे पास क्या होगा बेटा, फिर इसके बाद देखो हमें क्या मिला, BPGA मिला, 1 और 3 पे हमारे पास क्या है, फॉस्फेट के आयन्स ऐड हो गए हैं, ठीक है, ये चीज हमारे पास हुई है। अब इसके बाद ये जो BPGA है, ये BPGA हमारे पास गेट कन्वर्टेड होगा किसके अंदर बेटा,
PGA के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर ये कन्वर्ट होगा, और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, इसमें अब हमें क्या मिला है बेटा, इसमें भी अब हमें हमारी सेकेंड मॉलिक्यूल मिला। कौन सा मॉलिक्यूल मिला बेटा, हमें मिला ATP का मॉलिक्यूल, यानी कि ऊपर जो हमने ADP दिया था ना, ठीक है, क्या दिया था बेटा, ADP जो हमने दिया था, उस ADP से देखो एक NADH मिल गया, एक ATP मिल गई। ये समझ में आ गया कि हमारे पास ये चीज आप याद रखिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आपको फर्स्ट NADH और फर्स्ट क्या कहते हैं ATP कब मिलता है, और ये आपसे ऐसे नहीं पूछेगा इतने सिंपल तरीके से, कोई ना कोई स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देगा, करेक्ट दी स्टेटमेंट लिख देगा, इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे है, तो इस चीज को याद रखिएगा। जो हमें ATP मिला, फर्स्ट ATP मिला, वो BPGA को जब हमने कन्वर्ट किया PGA, यानी कि हमने क्या किया था बेटा, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड को जब हमने कन्वर्ट किया किसके अंदर, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर, तो वहां पे हमें क्या मिला है बेटा, एक ATP का मॉलिक्यूल मिला है। बल्कि वहीं पे जब हमने PGAL को कन्वर्ट किया इनटू BPGA, तो हमें क्या मिला, हमारा NADH मिला, ठीक। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा बेटा, इसके बाद हम बात करें BPGA से हमारे पास क्या बनेगा, फॉस्फो हमारे पास ग्लाइसरेट बनेगा। फॉस्फोग्लाइसरेट से हम क्या करेंगे बेटा, फॉस्फोग्लाइसरेट के बाद जब हम वहां से एक वाटर को रिमूव कर देंगे, ठीक है, जब हमने वहां से वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया, तो हमें क्या मिला बेटा, फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट, और इस फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट से हमें अल्टीमेटली जाके क्या मिलेगा बेटा, हमें मिलेगा पायरुविक एसिड, ठीक है। और एक और बात, जो लास्ट प्रोसेस, लास्ट के दो प्रोसेस में क्या हुआ है, 9th स्टेप में हमारे पास क्या हुआ, H2 रिमूव किया, H2 रिमूव करने से हमें क्या मिला, फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट, और फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट से हमें क्या मिला बेटा, पायरुविक एसिड मिला। अब ये मान लो ये एक PGA का हुआ, सॉरी ये हमारे पास एक क्या कहते हैं PGL का हुआ, फिर ऐसे हमारे पास डाईहैप था ना, डाईहैप से भी एक पायरुविक एसिड मिलेगा। तो जब हम एक मॉलिक्यूल लेके चल रहे थे किसका, ग्लूकोज का, तो हमें दो मॉलिक्यूल मिला किसका, पायरुविक एसिड का। याद आया। अब चलो, अब ना हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि आपको पता होना चाहिए कि एक ग्लाइकोलिसिस से, ठीक है, देखो एक ग्लाइकोलिसिस से हमें कितना क्या मिला बेटा, सबसे पहले हमें ATP देखना है, ATP कितना मिला, ठीक। अब एक चीज याद रखिएगा बेटा, हमें 2 ATP मिला। अब आप ये बोलोगे कि ऐसे कैसे मैम, 4 ATP मिला, ठीक। आप कैसे बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो टोटल 2 हो रहा है, 2 यहाँ पे मिला, इसके साथ की भी एक रिएक्शन होगी, वहां पे भी 2 मिलेगा। तो बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे तो आपने काउंट कर लिया, इसके ऊपर क्या आपने 2 ATP नहीं दिया था, दिया था ना, है ना, तो वो भी तो कहीं ना कहीं यूटिलाइज होगा ना। कहाँ से आया वो, इधर से ही कहीं ना कहीं से आया है ना बच्चा। तो ये हम जब बात करते हैं, हमें एक ग्लाइकोलिसिस से या एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, चलो ऐसे लिख लेते हैं हम इसे, ऐसे ना लिख के, ठीक, एक ग्लाइकोलिसिस से या एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमें 2 पायरुविक एसिड मिले, पहली बार, ठीक है। हमें क्या मिले, कितने ATP के मॉलिक्यूल्स मिले, एक ग्लाइकोलिसिस से या एक ग्लूकोज से हमें 2 ATP के मॉलिक्यूल्स मिले। कैसे बोलोगे आप, देखो टोटल जो हमारे पास बना था वो कितना बना था, 4 ATP बना था, बट उसमें से 2 ATP हमने क्या किया, लेस कर दिया। कौन से में, हमने ATP दिया ना बेटा फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट में, है ना। तो हमारे पास कितना बना बच्चा, हमारे पास बना 2 ATP। और अगर हम बात करें हमें NADH कितना मिला है, बताओ कितना NADH मिला है, हमें एक मॉलिक्यूल किसका मिला है बेटा, NADH का मिला है, प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। इस चीज को आप क्या करोगे, याद रखोगे, यही है आपका ग्लाइकोलिसिस के अंदर कितना अमाउंट ATP का मिला, कितना, अच्छा एक मिला कि 2 मिला, 2 मिला, ठीक है, 2 NADH, यानी कि 2 आपके पास ATP मिला और 2 आपके पास क्या मिला बेटा, NADH मिला, ठीक। अब आपको ये चीज याद रहेगी कि नहीं रहेगी, याद रहेगी, याद रखिएगा, ज्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं है, बहुत इजी है, ठीक। चलो आगे देखते बेटा, बिना टाइम गवाएं। अब हमारे पास आता है एनारोबिक प्रोसेस। देखो बेटा एक बहुत नॉर्मल सी चीज है, हमें पता है कि जो रेस्पिरेशन होता है, अब देखो रेस्पिरेशन होने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, या तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा या तो ऑक्सीजन का एब्सेंस होगा।
ठीक है। अब ये तो हमने अपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है, जब हमारे पास ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा, इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं बेटा, इस टाइप की रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। वहीं पे जब हम बात करते हैं बच्चा हमारे पास क्या, कि जब ऑक्सीजन एब्सेंस होगा तो उस टाइम पे हम उसे क्या कहते हैं बेटा, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। या इस एनारोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम क्या दिया गया है बेटा, फर्मेंटेशन। ठीक है, क्या दिया गया है बच्चा, फर्मेंटेशन, जिसे दो पार्ट में बताया गया है। एक है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक, और दूसरा है हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्या है बेटा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये दो चीजें हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास आता है कि ठीक है मैम ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ होता है, ये होता है बेटा आपके मसल सेल्स में। ठीक है, एक चीज और बेटा, सारे के सारे जो सेल्स होंगे, चाहे वो माइक्रोब्स होंगे, चाहे वो प्लांट्स होंगे, चाहे वो एनिमल्स होंगे, सबके अंदर एक चीज क्या कॉमन होगा बेटा, सबसे पहले जो फर्स्ट प्रोसेस होगा वो होगा ग्लाइकोलिसिस का। सबसे पहले ग्लूकोज होगा, वो पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होगा, और उसके बाद ही हमारे पास क्या होगा, या तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा या तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा। ये चीज आप क्या करेंगे बेटा, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास देखो, इसलिए यहाँ पे दिया गया ना, एनसीईआरटी ने क्या बताया, ग्लूकोज को पहले कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर बेटा, फॉस्फोफिनॉल पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में। ठीक है, एंड पायरुविक एसिड के बाद अब हमारे पास क्या होगा बेटा, पायरुविक एसिड के बाद हमारे पास क्या होगा बच्चा, यहाँ पे आपके पास देखो लैक्टिक एसिड मिला। ठीक, अब ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए बेटा, यहाँ पे एनर्जी लग रही है, तो ये जो हमें यहाँ पे NADH मिला था ना, याद करिएगा, जो एक मॉलिक्यूल मिला था ना NADH का, वो यहाँ पे बेसिकली यूज अप हो जाएगा, और वो जो NAD पॉजिटिव था ना, जो वहां पे मिला था पहले, आप बोल रहे थे ना कि मैम ये NAD पॉजिटिव कहाँ से आ गया, ये NAD पॉजिटिव से ये दो रिडॉक्स रिएक्शन हो गए, हमारे पास NADH पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव आयन कैसे आया, है ना, तो ये यहाँ से आया, ये जो NADH मिला था ना, वो यहाँ पे यील्ड अप हो गया जब हमने फर्मेंटेशन किया। ठीक है, तो ये हमें यील्ड अप हो गया, यही यील्ड अप होके क्या होगा बेटा, आगे के प्रोसेस में यूज अप होता जाएगा। याद रखिएगा दैट ऑल द प्रोसेसेस आर लिंक अप विद वन अनदर। ठीक है, कोई चीज कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, यूज अप हो जाएगी, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला बच्चा, यहाँ पे हमें मिला हमारा लैक्टिक एसिड। अब ये लैक्टिक एसिड कहाँ पे मिलता है, देखो ये हमारी मसल सेल्स में मिलता है। कब मिलता है मसल सेल्स में, क्या होता है कि बेटा जब आप एक्सरसाइज करते हो, हाँ, अब जब आपने एक्सरसाइज किया तो क्या हुआ एक्सरसाइज करने पे, कि मैम आज मैं जिम गया था और बहुत ज़्यादा हमने वेट अप कर लिया, या बहुत ज़्यादा रनिंग कर लिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो आप जब एक बॉडी पे स्टिल बैठे हो तो क्या है, आपकी बॉडी को पता है, आपके बॉडी के सेल्स को पता है कितना ऑक्सीजन चाहिए। जब आप उसी चीज में ही क्या हो, स्टिल नहीं हो, तो क्या होगा बच्चा, कि आपकी जो बॉडी के सेल्स हैं, अब अचानक से आपने कोई विग्रेस एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, तो क्या आपके बॉडी के सेल्स को पता है कि कितना ऑक्सीजन चाहिए, नहीं, वो तो एकदम नॉर्मल मोड में है। बट उनको एनर्जी, आपको एनर्जी तो देनी है ना, तो वो एनर्जी को देने के लिए क्या करेंगे, एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन का वो करेंगे। ठीक है, उसको अपनाएंगे और क्या करेंगे बेटा, फर्मेंटेशन लेके आएंगे। एंड फर्मेंटेशन लेके आने के बाद क्या होगा, कि आपके मसल्स के अंदर क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करेंगे बच्चा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे, और उससे क्या होगा, मस्कुलर क्रैम्प्स होंगे, दर्द होगा। ठीक है, बॉडी में पेन होता है, जब आप एक्सरसाइज करके आते हो तो बॉडी में पेन होता है ना, या अगर मान लो आपने बहुत ज्यादा रनिंग की, रनिंग करने के बाद पैरों में दर्द होता है, क्यों होता है, ड्यू टू लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बात आती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में। तो हमारी एनसीईआरटी ने हमें किसके बारे में बताया बेटा, यीस्ट के बारे में बताया है, और ये भी बताया है कि 13% से ज्यादा जब यीस्ट जो होता है वो क्या कर लेता है, अल्कोहल प्रोड्यूस कर लेता है, इथेनॉल प्रोड्यूस कर लेता है। देखो यहाँ पे क्या है, बेसिकली इथेनॉल मिला प्लस कुछ अमाउंट ऑफ CO2 भी लिबरेट हुआ है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड में हमें CO2 नहीं मिला था, ठीक है, बट यहाँ पे हमें क्या मिला है बेटा, यहाँ पे हमें इथेनॉल मिला है और CO2 भी मिला है, तो CO2 क्या होगा, बाहर हो जाएगा, आउट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गया हमारे पास एक बार, और इसके बाद जो इथेनॉल है वो हमारे पास क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, यानी कि अल्कोहल हमारे पास प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये फर्मेंटेशन कौन सा हो गया, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो गया, यीस्ट के अंदर देखने को मिलता है, 13% से ज्यादा हो जाता है, तो बेसिकली द यीस्ट यूज्ड टू पॉइजन इटसेल्फ। ठीक, आगे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
ठीक है। अब हमारे पास आता है एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मतलब जिस भी रेस्पिरेशन के लिए यानी कि C6H12O6 को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जिससे कि वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो, पार्शियल नहीं, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो, टू फॉर्म व्हाट, CO2 H2O प्लस एनर्जी। जब ये चीज होगी बेटा तो ये चीज हमारे पास क्या कहलाएगी, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो क्या कहलाएगा बच्चा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या कहलाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहलाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी तक हमें क्या पता था, देखो अभी तक हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस कॉमन होगा इन एरोबिक एज वेल एज इन एनारोबिक ऑल्सो, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। ये डिस्कस करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रख लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास क्या हुआ, ग्लूकोज से मिला हमें क्या, पायरुविक एसिड, ठीक है। और ये हमारे पास प्रोसेस कहाँ पे हुआ बेटा, साइटोप्लाज्म में हुआ। यानी कि ये अगर मेरे पास एक सेल है तो इस सेल में ये साइटोप्लाज्म हो गया बेटा, ठीक है। और इस साइटोप्लाज्म, इफ दिस इज द न्यूक्लियस, ये हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। तो देखो ग्लाइकोलाइसिस तो हमारे पास यहाँ पे हो गया, बट एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस हो गई, एनर्जी प्रोड्यूस हो गई माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या होगा कि ये जो पायरुविक एसिड है ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास जाएगा कहाँ पे, ये हमारे पास ट्रांसफर होगा टू द माइटोकॉन्ड्रिया, सो दैट कि हमें क्या मिले, हमें मिले आपका क्या, हमें मिले आपका ATP के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये चीज तो हमें समझ में आ गई। बट होता क्या है बेसिकली, सबसे पहले देखो पायरुविक एसिड से हमें क्या मिलते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, किसके बेटा, CO2 के, ठीक। ये होता है फर्स्ट रिएक्शन। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, देखो ये चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने जो टोटल अभी तक पढ़ा था वो ये पढ़ा था, ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बना, पायरुविक एसिड बना। अब इस पायरुविक एसिड से हमें क्या मिले, देखो ये क्या है, 3 कार्बन है ना, बहुत नॉर्मल सी चीज है। जब 3 कार्बन है तो 3 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे CO2 के, एक पायरुविक एसिड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमें जब एक पायरुविक एसिड हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 मिलेगा। ये एक फर्स्ट रिएक्शन हो गया। अब इस फर्स्ट रिएक्शन के बाद हमें क्या मिलेंगे बेटा, कुछ NADH भी मिलेंगे, ठीक है। प्लस हमें और क्या मिलेगा बच्चा, प्लस हमें कुछ ATP के मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे। यानी कि एक तो ये रिएक्शन हो गया, इसी के साथ साथ दूसरे रिएक्शन में हमें क्या मिलेंगे बेटा, ये हमारे पास कुछ एनर्जी के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, FADH2 मिलेगा, NADH मिलेगा, ATP मिलेगा। इन सब का यूज करके, ठीक है, इन सब का यूज करके हम अगेन क्या बनाएंगे, एनर्जी बनाएंगे। ये दो पार्ट्स हैं, 2 प्रोसेस हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा, ये दूसरा प्रोसेस है। तो ये जो दोनों हमारे पास हो रहा है ना, ये हो तो माइटोकॉन्ड्रिया में रहा है, बट माइटोकॉन्ड्रिया के डिफरेंट पार्ट्स में हो रहा है। अब आप बोलोगे कि मैम कैसे हो रहा है, चलो हम लोग थोड़ा सा ना माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो बेटा आपको ये अच्छे से पता है कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ना वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास क्या होगी, आउटर मेम्ब्रेन होगी, ये हमारे पास क्या होगी बेटा, इनर मेम्ब्रेन होगी। ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हो गया, आपके पास इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में मैट्रिक्स प्रेजेंट है। तो जो फर्स्ट पार्ट हुआ यानी कि पायरुविक एसिड से जो हमें 3 मॉलिक्यूल्स मिले किसके, CO2 के, वो हमारे पास क्या हुआ बेटा, मैट्रिक्स में हुआ, ठीक। बट एक चीज और याद रखिए, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया तक जाने के लिए क्या चाहिए, हमें कुछ ना कुछ एनर्जी तो चाहिए। तो
तो यहाँ पे क्या होगा ना कि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एटीपी के मॉलिक्यूल्स का यूजअप होगा ट्रांसफर करने में, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, बिकॉज ऐसे तो नहीं हो जाएगा ना, इट इज एन एनर्जी कॉस्टिंग प्रोसेस। ओके ओके, तो चलो मैट्रिक्स में हमारे पास क्या हो, फर्स्ट प्रोसेस हो यानी पायरुविक एसिड से अभी तक जो हमें फर्स्ट चीज मिलनी थी ना, क्या मिलनी थी, मॉलिक्यूल CO2। मैंने बताया था ना CO2 मिलेगा, तो वो CO2 हमें मिल गया, ठीक। अब इस CO2 के बाद हमें जो ATP के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वो कहाँ पे मिलेंगे बेटा, इनर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मिलेगा। इनर मेम्ब्रेन नॉट मैट्रिक्स, यहाँ पे लिख दो, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन लिख दो, ठीक है। उसके अंदर आपका क्या होगा, सेकेंड प्रोसेस होगा, यानी कि ATP के मॉलिक्यूल्स आपको वहां पे मिलेंगे। तो ये चीज हमारे पास क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। अब इतना आपको पता चल गया। अब हम सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, फर्स्ट प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे यील्ड करने के लिए पायरुविक एसिड से, देखो यहाँ पे पायरुविक एसिड से हमें क्या चाहिए, CO2 चाहिए। ये यील्ड अप करने के लिए ना बेसिकली होगा क्या कि आपका एक प्रोसेस कहलाएगा, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, क्रेब्स साइकिल कहते हैं या TCA साइकिल कहते हैं, ठीक है। उसको हम बेसिकली बोलते हैं। होता क्या है कि हमारे पास देखो एनर्जी लगी ना, NAD पॉजिटिव लगा, ठीक है। अब इसके बाद बेसिकली क्या है, हमने जब पायरुविक एसिड को क्या दिया बेटा, हमने जब पायरुविक एसिड को COA दिया, ठीक है, कोएंजाइम A दिया, प्लस हमने एक NAD पॉजिटिव का मॉलिक्यूल दिया, ठीक है, मैग्नीशियम के प्रेजेंस में, और पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी एंजाइम्स NCERT में लिखे हुए हैं उसे ध्यान रखिएगा, वो कहीं ना कहीं आपको जरूर हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस हो गए, ये आपको क्या देगा बेटा, ये आपको देगा एसिटाइल COA, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम में, प्लस आपके पास मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। इसके अलावा आपको क्या यील्ड करेगा बेटा, आपको एनर्जी यील्ड अप करेगा, आपको एक एनर्जी करेंसी मिलेगी, कौन सी मिलेगी, NADH प्लस H पॉजिटिव, ये आपके पास यील्ड अप होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, ये जो फर्स्ट प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, क्रेब्स साइकिल कहलाता है। और इस TCA साइकिल को अभी हम क्या करेंगे बेटा, पढ़ने जाएंगे, ठीक है। दिस इज द क्रेब्स साइकिल। अब हम बात करते हैं बेटा क्रेब्स साइकिल। अब देखो बेटा, जब हम बात करते हैं हमारे पास TCA साइकिल की, ठीक है, या अगर हम बात करें हमारे पास किसकी बेटा, पायरुविक क्रेब्स साइकिल की, ठीक है, तो उससे हमारे पास क्या हो रहा है, देखो ये चीज हमने देखा कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, वहां पे क्या होगा, आपके पास पायरुविक एसिड से क्या मिलेगा, आपको CO2 के मॉलिक्यूल यील्ड अप होंगे, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास क्या हुआ, क्रेब्स साइकिल में हो। अब ये स्टार्ट कैसे होता है, देखो सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट होता है इस प्रोसेस को, हमारी NCERT ने क्या बोला है, वेरी इंपॉर्टेंट, कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास होता है, इसके अंदर जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, ठीक है, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है, इसको जब हम क्या देंगे बेटा, इसको जब हम हमारा एसिटाइल कोएंजाइम A देंगे, तो वो हमारे पास क्या बनाएगा बेटा, वो हमारे पास बनाएगा सिट्रिक एसिड। क्या बनाएगा बेटा, सिट्रिक एसिड बनाएगा विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, सिट्रेट सिंथेसिस कहते हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, किसी चीज को सिंथेसाइज करना, तो उसे हमने क्या बोल दिया, सिट्रेट सिंथेसिस बोल दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया हमारा फर्स्ट प्रोसेस। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि ऑक्सैलो एसिटिक, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, सिट्रिक एसिड बन गया। सिट्रिक एसिड बनने के बाद यहाँ से हमारे पास ये जो कोएंजाइम A था ना, ये बेचारा बाहर निकल गया, इसका काम खत्म हो गया, ये बाहर निकल गया। और ये COA बेसिकली कहाँ पे जाके एड अप होगा, अगेन जो हमारे पास पायरुवेट होगा उसके साथ ये COA पाया जाएगा, ठीक है, फिर एसिटाइल COA बन जाएगा, ठीक, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या हुआ, ये चीज सिट्रिक एसिड बन गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा बेटा, सेकेंड स्टेप में बेसिकली होता है अगेन हम इसका आइसोमर फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, सिट्रिक एसिड से हम बनाते हैं आइसोसिट्रेट। क्या बनाते हैं बेटा, हम बनाते हैं हमारा आइसोसिट्रेट, ठीक है। अब ये आइसोसिट्रेट बनाने के बाद हमारी NCERT ने बोला है कि ये हमारे पास फर्दर जाता है किसके अंदर बेटा, ये हमारे पास फर्दर जाता है 2 कार्बोक्सिलिक रिएक्शन में, यानी कि अब हमारे पास क्या हो, कार्बन बनाना है ना,
एक CO2 रिलीज हुआ था जब हमने पायरुवेट से क्या बनाया था, एसिटाइल CoA बनाया था, वहां पे हमें फर्स्ट मॉलिक्यूल मिल गया था हमारे CO2 का। अब हमारे पास क्या होगा, सक्सेसिव दो क्या बनेंगे बेटा, दो हमारे पास सिट्रिक एसिड से दो कार्बोक्सिलिक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब आपके पास CO2 रिलीज हो रहा है, ठीक है, दो हुए। अब देखो फर्स्ट टाइम जब हमारे पास फर्स्ट सक्सेसिव कार्बोक्सिलेशन हुआ तो उससे हमें क्या मिला बेटा, उससे हमें मिला अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। क्या मिला, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। इसके बाद जब हमारे पास सेकंड टाइम हुआ तो सेकंड टाइम हमें क्या मिला बच्चा, सेकंड टाइम बताओ हमें क्या मिला, आपको तो पता ही होगा। फिर आपके पास जो सक्सेनाइल क्या है बेटा, सक्सेनिक एसिड है, आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे, सक्सेनाइल CoA बनेगा, ठीक है, सक्सेनाइल CoA बनेगा। एक मिनट, चलो और करते हैं, ठीक। अब सक्सेनाइल CoA से जब हमारे पास सेकेंड टाइम क्या होगा बेटा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, तो उससे हमें क्या मिलेगा बेटा, सक्सीनिक एसिड बनेगा। बट सक्सेनाइल CoA से सक्सीनिक एसिड बनने के लिए हमें अगेन क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ATP जो हमारे पास GDP था, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू GTP, ठीक है, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। एक तरीके से आप चाहो तो ADP को ही हमने कन्वर्ट किया इनटू ATP, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास अगेन क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन में, डीकार्बोक्सिलेशन में बेसिकली हमें यहाँ पे क्या हुआ है, दो मॉलिक्यूल मिल गए हैं NADH का, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक। फिर इसके बाद सक्सीनिक एसिड से बेसिकली क्या होता है बेटा, हमारे पास फ्यूमेरेट बनता है, ठीक है, सक्सीनिक एसिड से हमारे पास क्या बन रहा है बेटा, फ्यूमेरेट बन रहा है, फ्यूमरिक एसिड बन रहा है, ठीक है। और वहां पे हमारे पास क्या यूज अप हुआ है बेटा, FAD पॉजिटिव, ठीक है। अगेन ये भी हमारे पास क्या एक तरीके का एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है। हमारे पास FAD पॉजिटिव से क्या बनेगा, FAD2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव बनेगा, H2, ठीक है, ये हमारे पास बनेगा। इट विल देन कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड, और ये हमारे पास जो है ना, मतलब सक्सिनिक एसिड से बेसिकली हमें क्या बनाना है, OAA बनाना है, जिससे कि ये जो क्रेब्स साइकिल है ना हमेशा क्या होता जाए, इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस ना, तो हमेशा कंटिन्यू होता जाए, यही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये है कि हमें एक क्रेब साइकिल में कितने ATP मिले, कितने CO2 मिले। देखो 3 CO2 यहाँ पे लिबरेट हो गए, फर्स्ट यहाँ पे, सेकेंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, 3 CO2 लिबरेट हो गए। अब यहाँ पे देखो एक NADH यहाँ पे बना था, दूसरा हमारे पास यहाँ पे बना, ठीक है, तीसरा हमारे पास यहाँ पे बना, ठीक है, चौथा हमारे पास ऊपर बना था सबसे पहले वाले प्रोसेस में। ये चार हमें क्या मिले, NADH मिले। एक हमारे पास क्या मिला बेटा, FADH2 पॉजिटिव मिला, ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिली, प्लस आपको एक GTP का मॉलिक्यूल यानी कि ATP के फॉर्म में आपको क्या मिली, एक एनर्जी मिली। तो ये सारी चीजें हमें मिली, यानी कि CO2 तो चलो निकल गया, ठीक। हमने क्या पढ़ा था, देखो C6H12O6 में हमने रिएक्शन क्या लिखी थी बच्चा, CO2 प्लस H2O प्लस हमने क्या लिखा था, एनर्जी लिखा था, ठीक। तो अब हमारे पास ये जस्टिफाई हो गया, हमने CO2 तक पहुंचा दिया, सारा CO2 निकल गया, ठीक है, सारा CO2 हमारे पास क्रेब साइकिल तक निकल गया। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना हमारे पास, ये जो आपके पास हैं NADH, FADH2 जो आयंस हैं, ये सारे आयंस का क्या होगा, अब यूज अप होगा, एंड दे विल पार्टिसिपेट इन व्हाट, दे विल पार्टिसिपेट इन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन, जिससे कि हमें हमारा बचा हुआ H2O मिल जाएगा, प्लस हमें और क्या मिलेगा बेटा, हमें ATP मिल जाएगा, जो हमारी बॉडी में क्या है, एज ए करेंसी के तौर पे यूज अप हो रहा है, एनर्जी के तौर पे यूज अप हो रहा है, ठीक। चलो अभी पहले हम ये देख लेते हैं जो मैंने आपको अभी बताया ना कि कितना मिला। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमने अपने पायरुविक एसिड को क्या दिया, 4 NAD पॉजिटिव दिए, FAD पॉजिटिव दिया, H2O दिया, ADP दिया या GTP जो आप कह रहे थे, GDP का आयन, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है उससे हमें क्या यील्ड अप करके दिया बेटा, 3 CO2 दिया, 4 NADH के। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास क्या मिलता है आपको क्रेब साइकिल में, पायरुविक एसिड से आपको 4 मॉलिक्यूल्स किसके मिलेंगे, NADH के मिलेंगे, ठीक है, 4 H पॉजिटिव आयंस मिले,
ठीक है। इसके अलावा एक मॉलिक्यूल मिला FADH का, एक मॉलिक्यूल मिला ATP का। जो आपके वहां पे लिखा हुआ है ना GDP, बेसिकली उसको ही हमने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे इस तरीके से। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ओके, ये चीज हो गया। आगे बढ़े, चलो क्रेब्स साइकिल में सिर्फ अभी आपको इतना ही याद रखना है। अब ये जो NADH है, FADH2 है, इनका हम यूज करेंगे किसके अंदर बेटा, ETS साइकिल में। चलो और देखते हैं उसे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं बेटा हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये बहुत ही वैसा डायग्राम है, ठीक, बहुत मतलब बेसिकली हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम किसे कहते हैं। देखो ये जो हमारे पास आयंस थे या जो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं। जब ये एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में पहुंच रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या यील्ड कर रहे हैं, एनर्जी यील्ड अप कर रहे हैं इस पूरे चेन को। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ठीक है, फिर ये हमारे पास आउट हो गया। तो एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में हमारे पास ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम हो गया, ये क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया। प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अब हमें क्या मिलेगा बेटा, हमें मिलेगा हमारा आपका ATP का मॉलिक्यूल, ठीक है, प्लस जो H2 का मॉलिक्यूल था वो मिलेगा। तो इस चीज को हम और क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, ये चीज हम बोलते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा, NCERT में ये बोला गया है। अब ये डायग्राम तो देखो मैं भी देख के डर जाती थी, मुझे भी बहुत डर लगता था, समझ में नहीं आता था, इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है। तो इसको ना हम ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमारे पास 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। कौन कौन से 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ठीक। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम हमारे पास क्या होता है बेटा, NADH डिहाइड्रोजनेस, ठीक है, डिहाइड्रोजनेस, ठीक। इसके बाद हमारे पास क्या आता है बेटा, कॉम्प्लेक्स सेकंड आता है। सेकंड का नाम क्या है बेटा, जो हमने वो सक्सिनिक एसिड से, याद करिए जो क्रेब्स साइकिल में सक्सिनिक एसिड से क्या बनाया था, फ्यूमेरेट बनाया था ना, वो वाला बेसिकली काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, सक्सिनिक dehydrogenase, all the reactions are connected to one another, always remember that, ठीक है। इस चीज में कभी आप वो मत करिएगा कि मैम ये कहाँ से आ गया। आपके पास चाहे वो ETS हो गया, चाहे वो क्रेब्स साइकिल हो गया, चाहे ग्लाइकोलिसिस, देन क्रेब्स साइकिल, देन हमारे पास ETS, ये सारी की सारी रिएक्शंस क्या है, आपस में रिस्पॉन्सिबल हैं टू गिव यू व्हाट, टू गिव यू CO2, टू गिव यू H2O, एज वेल एज टू गिव यू व्हाट, टू गिव यू आपका ATP का मॉलिक्यूल्स। ओके, चलो अब हमारे पास क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स थर्ड है, ठीक, और इस कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम क्या है, साइटोक्रोम BC1 या BC कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है बेटा, कॉम्प्लेक्स फोर्थ, ठीक, जिसे हम और क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं साइटोक्रोम C। आपके पास क्या है, ऑक्सीडेज, ठीक। इसके बाद आपके पास आता है कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, अगर आप चाहो तो वो हमारे पास क्या है, ATP का मॉलिक्यूल है, ATP सिंथेसिस। अब देखो यहाँ पे जब हम बात करते हैं, हमारे पास अब कुछ चीजें ना आपको यहाँ पे याद रखनी है, जैसे कि NADH पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ पे ना आपके पास कुछ डायग्राम्स है, जरा देखिए, ये कॉम्प्लेक्स आपको पता चल गया, अभी तक सिर्फ ये कॉम्प्लेक्स याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे ना जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेकेंड एंड कॉम्प्लेक्स थर्ड, ये चीज भी मैं आपको बता देती हूँ, ये दोनों क्या करेंगे बेटा, H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेंगे, ठीक है, या आ क्यों नहीं रहा, H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करेंगे, प्लस कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जाएगा, देखो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एंड कॉम्प्लेक्स सेकंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास पहुंचेंगे कॉम्प्लेक्स थर्ड तक, बाय उस किसके थ्रू पहुंचेंगे बेटा, यूबिक्विनोन के थ्रू, यूबिक्विनोन, ठीक है। इसके थ्रू क्या होगा, कॉम्प्लेक्स, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक तरीके से आप सोचो कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गाड़ी के ऊपर बैठ के जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह। अब वो गाड़ी का नाम क्या है, यूबिक्विनोन है, ठीक है।
यानी कि पहले वो इलेक्ट्रॉन कहाँ था, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से, फिर वो कहाँ पे गया, आपके पास थर्ड कॉम्प्लेक्स में गया अगेन, ठीक है। सेकेंड कॉम्प्लेक्स से भी हमारे पास क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया बेटा, थर्ड कॉम्प्लेक्स में गया, ठीक है। किसके हेल्प से, यूबिक्विनोन के हेल्प से, उसके बिना ये इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं हो सकते, ठीक है। चलो ओके, अब हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, देखो ये हमारे पास क्या है बेटा, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, ओके। ये हमारे पास क्या है, ये मान लो मेरा फर्स्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स है, इधर क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है। इधर क्या है बेटा, इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन की मैट्रिक्स है, और इधर क्या है बेटा, इनर मेम्ब्रेन का स्पेस है। अब इसको आप बोलोगे मैम ये कहां से आ गया, देखो अगेन हम क्या करेंगे, इफ दिस इज योर व्हाट, इफ दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, ये क्या था, मैट्रिक्स, ये वाला पार्ट जो मैं यहां पे लिखूंगी, ठीक है। फिर ये क्या है बेटा, इनर मेम्ब्रेन, जो कि मैं यहां पे लिखूंगी, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये पूरा मैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर बता रही हूँ, यानी कि इसके अंदर क्या है, कुछ कॉम्प्लेक्स पाए जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, जैसे हम क्रिस्टे भी कहते थे, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, ये इनर मेम्ब्रेन वाला स्पेस है, यानी कि ये 3 वाला स्पेस है। अब देखो बच्चा, हमारे पास बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, मैं आपको बता देती हूँ। चलो अब देखो, ये हमारे पास मान लो ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, तो इस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम क्या है बच्चा, इस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम है हमारे पास NADH डिहाइड्रोजनेस। बेसिकली हुआ क्या, हमारे पास क्या हुआ बच्चा, आपके पास ये जो NADH हमें मिला था ना क्रेब्स साइकिल से, हमें तो 4 NADH मिले थे, है ना, तो वो हमारे पास किसके अंदर प्रोड्यूस होगा बेटा, NAD पॉजिटिव के अंदर प्रोड्यूस होगा। और ये प्रोड्यूस होने के लिए यहां से हमारे पास क्या होगा बेटा, ये क्या करेगा, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में 4 H पॉजिटिव आयंस को क्या करेगा बेटा, यहाँ पे छोड़ देगा, ठीक, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास देखो ये जा तो रहा है, बट इसके अंदर क्या होंगे बेटा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी तो इन्वॉल्व होंगे ना, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इन्वॉल्व होंगे वो किसके थ्रू ट्रेवल करेंगे, ऐसे नहीं जा सकते, इन्हें कोई ना कोई कैरियर चाहिए। तो ये जो कैरियर है ना हमारे पास, ये कौन सा बेटा, एफएमएन है, ठीक है, कौन सा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज के, देखो एक NADH पॉजिटिव का मॉलिक्यूल जब हमारे पास NAD पॉजिटिव में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है बेटा, रिलीज करता है, क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है, ठीक। यहाँ पे हमारे पास पहुंचा एफएमएन से, फिर वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, FeS से होता हुआ, जब ये कॉम्प्लेक्स से बाहर जाएगा ना, तो उसे क्या चाहिए, यूबिक्विनोन चाहिए, क्या चाहिए बेटा, यूबिक्विनोन चाहिए, क्योंकि यही इसे क्या करेगा, लेके बाहर जाएगा। ये तो हो गया फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मतलब कि क्या चीज आपको याद रखनी है, आपके पास NADH प्लस H पॉजिटिव आयन है प्लस NAD पॉजिटिव आयन है, जब ये हमारे पास क्या हुआ, NADH से NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो, क्योंकि NADH डिहाइड्रोजनेस है, कन्वर्ट करेगा वापस, क्योंकि ये तो हमें चाहिए ना हमारी रिएक्शंस के लिए, है ना। तो इसने क्या किया, इसने हमें फर्स्ट ऑफ ऑल दिया 4 H पॉजिटिव आयन, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके थ्रू ट्रैवल करेंगे, कॉम्प्लेक्स में भी एफएमएन के थ्रू, ठीक है, FeS एंड एफएमएन के थ्रू। इसके बाद हमारे पास अगेन क्या आएगा बच्चा, इसको देखो, हमारे पास अगेन क्या आया, अब हमारे पास आया सेकेंड कॉम्प्लेक्स, ठीक, क्या आया, ये अगेन आया सेकेंड कॉम्प्लेक्स, अगेन ये क्या है बेटा, मैट्रिक्स है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, और ये उसके अंदर का क्या है, इनर मेम्ब्रेन का स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगेन ये मान लो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स सेकेंड है, यानी कि ये बेसिकली क्या है बच्चा, मेरे पास सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस है, ठीक है, क्या है बेटा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस है। तो ये बेसिकली क्या होगा, अब देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा था, मैंने आपको बताया था ना क्रेब्स साइकिल का, सक्सिनेट के अंदर ये कन्वर्ट हो रहा था इनटू फ्यूमेरेट, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली क्या पाया जाता है बेटा, इससे भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे,
ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स कौन कैच करेगा, Fe पॉजिटिव आपके पास कैच करेगा Fe, ठीक है। ये भी FeS के थ्रू होगा और FeS के जैसे ये बाहर जाएगा तो यूबिक्विनॉन होगा, ठीक। ये भी हमारे पास क्या करेगा बेटा, आपके पास देखो सेकेंड वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं रिलीज करता, ठीक है। जो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो भी कैचअप हो जाएगा हमारे पास किसके थ्रू, यूबिक्विनॉन के थ्रू, ठीक है। और वो आपके पास कहाँ लेके जाएगा बेटा, अभी इसे लेके जाएगा आपके कॉम्प्लेक्स थर्ड में, दैट इज साइटोक्रोम आपके पास BC1 कॉम्प्लेक्स के पास ही लेके जाएगा। तो अब हमारे पास क्या हुआ, अगेन ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पहुंचा, आपके पास पहुंचा साइटोक्रोम B के पास, फिर वो इलेक्ट्रॉन किसके पास हैंड ओवर हो जाएगा, FeS के पास आपके पास पहुंचेगा, और FeS से ये हमारे पास कहाँ जाएगा बेटा, कॉम्प्लेक्स आपके पास जो साइटोक्रोम C1 है उसके पास देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा, पहुंच जाएगा, ठीक। अब अगेन जब ये यहाँ पे पहुंचा, देखो यहाँ से हमारे पास H पॉजिटिव आयन नहीं गया था, याद रखिएगा इनर मेम्ब्रेन में जो H पॉजिटिव आयन गया कहाँ से गया, डिहाइड्रोजनेज से, दूसरा कहाँ से गया बेटा, कॉम्प्लेक्स थर्ड से गया। यानी कि अब साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स में गया बेटा, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहा है ना, इसलिए तो हमने बोला देखो एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में, फिर तीसरे कॉम्प्लेक्स में गया, फिर चौथे कॉम्प्लेक्स में जाएगा, तो इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नाम रखा था, राइट। और ये हमारे पास क्या होगा बेटा, अगेन ये क्या यील्ड अप करेगा, 4 पॉजिटिव आयंस को यील्ड अप करेगा। सेकंड कॉम्प्लेक्स से हमें नहीं मिलेंगे प्रोटॉन्स, हमें नहीं मिलेंगे H पॉजिटिव आयंस, सिर्फ हमें आपके पास जो फर्स्ट है डिहाइड्रोजनेस NADH डिहाइड्रोजनेस और साइटोक्रोम BC1 दैट इज योर थर्ड कॉम्प्लेक्स, इनमें क्या मिलेगा बेटा, आपको H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे, याद रखिएगा। यानी कि हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस है इसके अंदर ये H पॉजिटिव आयंस ना अब ज्यादा होता जा रहा है, कंसेप्ट आएगा, ठीक, इसका भी कंसेप्ट आएगा, ओके। ये चीज हमारे पास हुआ, थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा होगा, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, है ना कुछ याद आ रहा होगा, H पॉजिटिव आयन, टेंशन ना लो, ठीक। अब इसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, आपके पास है कॉम्प्लेक्स फोर्थ, जिसे हम क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स फोर्थ। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा जिसे हम कहते हैं क्या बच्चा, जिसे हम कहते हैं आपके पास आपका साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेज आया है ना, तो इस ऑक्सीडेज का मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यूज अप हो रहा है। इफ दिस इज द मैट्रिक्स, दिस इज द इनर मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स, एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन स्पेस, ओके। तो अब हमारे पास क्या हुआ, ये देखा गया कि यहां से, ठीक है, यहां से बेसिकली क्या होता है, देखो बाहर के साइड पे भी तो जो मैट्रिक्स का पार्ट है ना, वहां पे भी तो H पॉजिटिव आयंस होंगे कहीं ना कहीं, है ना। ये जो H पॉजिटिव आयंस हैं, ठीक है, ये हमारे पास 2 H पॉजिटिव आयंस आए प्लस नेसेंट ऑक्सीजन आए, यानी कि जो हाफ ऑक्सीजन है ना वो है। देखो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में ओटो मॉलिक्यूल होता है, उसको जब हमने तोड़ दिया तो क्या आया बेटा, नेसेंट ऑक्सीजन ही तो आया, ठीक है। तो ये एक ऑक्सीजन का एटम और 2 आपके पास H पॉजिटिव आयंस मिलके क्या दिया बेटा, H2O दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्या मिला यहाँ पे, आपका H2O मिला अभी का, यानी कि वो जो थर्ड पार्ट था ना हमारा क्या, रेस्पिरेशन का, वो हमें कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिल गया, किसमें, कॉम्प्लेक्स फोर्थ में, किसके अंदर, साइटोक्रोम C, कौन सा था बेटा, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ठीक। अब यहाँ पे भी बेसिकली क्या होगा कि जो हमारे पास ये भी क्या यील्ड अप करेगा, ये चैनल खोल देगा बेसिकली, यहाँ से 2H पॉजिटिव क्या होंगे बेटा, यहाँ पे 2H पॉजिटिव आयंस और ऐड हो जाएंगे, यानी कि 4H पॉजिटिव आयंस आपके पास NADH डिहाइड्रोजनेज से आया था, फिर आपके पास 4H पॉजिटिव आयंस किससे आए थे बेटा, कॉम्प्लेक्स थर्ड से आए थे। कॉम्प्लेक्स फोर्थ भी क्या करेगा, आपके पास H पॉजिटिव आयंस को अपना क्या करेगा, इकट्ठा कर देगा, ठीक। बेसिकली कॉपर के हेल्प से, देखो यहाँ पे जो साइटोक्रोम C है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगा कहाँ पे, आपके पास लेके जाएगा बेटा कॉम्प्लेक्स फोर्थ में। अब इलेक्ट्रॉन्स को ले जाने से क्या होगा कि इसकी जो परमेबिलिटी है वो ओपन अप हो जाएगी, जो H पॉजिटिव आयंस है वो कहाँ पहुंच जाएंगे, आपके पास इनर मेम्ब्रेन स्पेस में पहुंच जाएंगे, ठीक है। और फिर ये जो कॉपर आयंस है ना, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये कॉपर आयंस है, इसके थ्रू को क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली यूज अप होंगे, एंड इन इलेक्ट्रॉन्स का यूज अप होके हमारे पास क्या होगा, ये वाली रिएक्शन बन जाएगी, यानी कि आपको H2O का प्रोडक्ट मिल जाएगा। समझ में आया, इलेक्ट्रॉन्स का भी यूज अप समझ में आ गया, और आपके पास क्या समझ में आ गया बेटा, आपके पास यहाँ पे
जो चीजें यूज अप हो रही है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से लेके कॉम्प्लेक्स फोर्थ तक, समझ में आपको आ गया होगा, आई होप सो। नहीं समझ में आया एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेना, ठीक है। एक बार मैं आपको जस्ट थोड़ा सा दे देती हूँ जल्दी जल्दी। हमारे पास फर्स्ट क्या था, NADH डिहाइड्रोजनेस, जिसके अंदर जो NAD था, NADH था, उसको हमने कन्वर्ट किया NAD पॉजिटिव, विच विल अगेन यूज अप इनटू फर्दर प्रोसेसेस, चाहे वो क्रेब्स साइकिल हो गया, चाहे वो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन में कोई प्रोसेस हो गया उसके अंदर यूज अप होगा, जो कि अगेन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, जो कि FMN के थ्रू होता हुआ कॉम्प्लेक्स के अंदर बाहर यूबिक्विनोन के होता हुआ वो कहाँ जाएगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड में जाएगा, ठीक। सेकेंड कॉम्प्लेक्स की बात करें, सक्सिनेट से फ्यूमेरेट जो प्रोसेस हो रहा था क्रेब्स साइकिल में, उसमें क्या होगा बच्चा, FADH के थ्रू होता हुआ, FES के थ्रू होता हुआ जो इलेक्ट्रॉन्स थे यूबिक्विनोन के होते कहाँ पे गए, कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास गए। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, अभी इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं, फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे बेटा, आपके फोर्थ कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स फोर्थ कॉम्प्लेक्स में जाने के बाद जो कॉपर आयन है वो उसे यूज अप करेगा, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम आपके पास और कॉपर आयंस के हेल्प से हमारे पास बेसिकली क्या होगा कि जो आपके पास वाटर था, फर्स्ट वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, यहाँ पे रिलीज अप होगा। तो चलो ये चीज तो हमें पता चल गया। अब यहाँ पे जो इतना ज्यादा ये क्या हो रहा है बेटा, जो H पॉजिटिव आयन इकट्ठा हो रहे हैं, इसका क्या यूज है। अब ये जो H पॉजिटिव आयंस है ना बेटा, देखो अब हमारे पास क्या आएगा, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, दैट इज ATP सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये जो ATP सिंथेसिस क्या करेगा, देखो ये चीज हमें अच्छे से पता है, कोई भी चीज को अगर निकलना होगा, है ना, आप जैसे मान लो एक कमरा है, उस कमरे के अंदर H पॉजिटिव आयन बहुत ज्यादा कर दो, एक डोर कर दो, तो क्या होगा, एकदम जल्दी से भीड़ भागेगी ना, मतलब चलो लोग मान लो, है ना, एक कमरा है उसमें खूब ढेर सारे लोग हैं, उसके अंदर क्या होगा, अगर H पॉजिटिव आयंस है तो वो H पॉजिटिव आयंस बहुत ढेर सारे हैं। अगर मैंने सिर्फ एक ही डोर दिया तो वो उसे एक डोर से क्या होगा, बाहर निकलेगा, राइट। अब जब ये किसी एक डोर से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे ये जो डोर है ना, यहाँ पे इतना ढेर सारा जो भरा हुआ है, ये H पॉजिटिव आयंस जो प्रोटॉन्स यहाँ पे इतने ढेर सारे भरे हुए हैं, ये बेसिकली डोर कौन सा है, सिर्फ आपके पास कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, यानी कि ATP सिंथेसिस। ATP के जो सिंथेसाइज कर रहा है वो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फिफ्थ होगा। और ये जो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ होगा बच्चा, ये क्या करेगा, अब देखो हमारे पास ना इसमें 2 पार्टिकल्स है, कौन कौन से 2 पार्टिकल्स है, ये मैं आपको बता देती हूँ। एक है हमारे पास क्या बेटा, F0, और दूसरा हमारे पास क्या है, F1। मान लो दिस इज द F0, ठीक है, और दिस इज द आपके पास क्या है बेटा, F1 पार्टिकल। यहाँ से क्या है, H पॉजिटिव आयन आया, H पॉजिटिव आयन आएगा, ये F1 के अंदर जाएगा, और ये क्या होगा, जैसे F1 क्या होगा, ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। इट बेसिकली कंटेन्स व्हाट, रोटेटरी मोशन। F1 बेसिकली क्या करता है बेटा, आपके पास रोटेटरी मोशन को शो करता है, एंड इस रोटेशन मतलब बेसिकली क्या होगा, ये रोटेशन करना स्टार्ट कर देगा। जब ये रोटेशन करना स्टार्ट कर देगा तो हमारे पास ये जो ATP था ना, एक आपके पास फॉस्फेट आयन के साथ मिक्सअप होके कहाँ चला जाएगा, ATP के पास चला जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे तो H पॉजिटिव बहुत ज्यादा थे ना, हमने तो अभी देखा ना, ETA साइकिल में देखा ना, हमारे पास तो खूब ढेर सारे H पॉजिटिव आयन थे। हमारे पास क्या होगा कि F0 तो भाई हमारे मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहेगा, मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहा, F1 मॉलिक्यूल क्या होगा, आपके पास रोटेट करना स्टार्ट करेगा, और उस रोटेशन से बेसिकली क्या होगा, आपके पास जो आपका ATP का मॉलिक्यूल था, उस ATP के मॉलिक्यूल के साथ क्या है बेटा, फॉस्फेट का आयन आया, और उसने क्या जनरेट किया, आपके पास ATP का मॉलिक्यूल जनरेट कर दिया। तो अब हमें क्या मिल गया, हमें हमारा ATP का मॉलिक्यूल भी मिल गया, कॉम्प्लेक्स 4 से हमें H2 का मॉलिक्यूल मिल गया, कॉम्प्लेक्स 5 से हमें क्या मिल गया, ATP सिंथेसिस हो गया, ठीक है। तो ये जो दोनों हमारा मॉलिक्यूल था ना, अब हो गया कंप्लीट, यानी कि ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। ओके, अब हमारे पास आता है पूरा बैलेंस शीट क्या है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने हमें ATP के मॉलिक्यूल्स मिले हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितने ATP के मॉलिक्यूल्स मिले हैं, ये भी तो हमें देखना है ना। तो चलो देखते हैं, ठीक। अब ये देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं, इधर उधर ना घुमा के मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज बता देती हूँ कि ये टोटली क्या देता है बेटा, 38 ATP के मॉलिक्यूल्स, यानी कि 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आपके पास 38 ATP के मॉलिक्यूल्स को यील्ड करता है, जिसमें से 2 ATP के मॉलिक्यूल्स यूज अप हो जाते हैं, तो आप कह सकते हो 36 ATP के मॉलिक्यूल्स आपको नेट टोटल मिल जाता है। बट अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में तो आप क्या बोलोगे, 38 मॉलिक्यूल्स बेसिकली यील्ड अप करता है, ठीक। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा बेटा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम दोनों की बात करें फर्मेंटेशन के अपने, ठीक है,
तो वो हमें क्या देगा, सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स ही यील्ड अप करेगा। डिफरेंस देख रहे हो दोनों के बीच में कितना ज्यादा है ना। तो ये हमारे पास क्या होता है, आपके पास देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो बेटा एक चीज आपको और क्या ध्यान रखना है हमारे रेस्पिरेशन बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट छोड़ो, जो एक ओवरऑल चीज है कि देखो सारे के सारे जो साइकिल थे, चाहे वो क्रेब्स साइकिल हो गया, चाहे वो ईटीएस हो गया, चाहे वो आपके पास और क्या हो गया बेटा, चाहे वो आपके पास आपका ग्लाइकोलिसिस हो गया, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, इंटरमीडिएट, यानी कि एक के बाद एक होंगे। ठीक, फर्मेंटेशन की अगर हम बात करें तो फर्मेंटेशन में क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, पूरी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं होता है, बल्कि एरोबिक रेस्पिरेशन में आपके पास क्या होता है बेटा, जल्दी तुरंत हो जाता है। जो NAD पॉजिटिव था, ठीक है, वो फर्मेंटेशन में बहुत स्लोली बनता है, ठीक, बल्कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एकदम झट से बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास फर्मेंटेशन के प्रोसेस में क्या होता है, सिर्फ कम अमाउंट ऑफ आपको ATP के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, 2 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, वाइल इन एरोबिक रेस्पिरेशन आपको 38 मॉलिक्यूल्स, यानी कि ज़्यादा आपको क्या मिलते हैं, ATP के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए बेटा, एक हमारे पास बोला गया है एम्फीबॉलिक पाथवे। अब देखो एम्फीबॉलिक का मतलब क्या होता है, एम्फीबॉलिक का मतलब होता है बच्चा, 2 प्रोसेस होते हैं हमारे पास, एक होता है कैटाबॉलिक पाथवे, कैटाबॉलिक, और एक होता है एनाबॉलिक पाथवे, जिसे हम और क्या कहते हैं, बायो सिंथेसिस भी कहते हैं। अब देखो कैटाबॉलिक का मतलब कोई बड़ी चीज है, उसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जब कोई बड़ी चीज को हम ब्रेक डाउन करेंगे छोटे छोटे चीजों में, वो हमारे पास कौन सा प्रोसेस होगा, कैटाबॉलिक प्रोसेस होगा। एनाबॉलिक की बात कर रहे हैं, जब छोटी छोटी चीजें आपस में मिलके हमें क्या दे रही है, कोई बड़ी चीज दे रही है, तो वो हमारे पास क्या हो गया, एनाबॉलिक पाथवे हो गया। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन रेज अप किया गया है, ये बोला गया है कि रेस्पिरेशन जो है उसके अंदर वो कौन सा प्रोसेस है, क्या वो कैटाबॉलिक है कि क्या वो एनाबॉलिक है। तो ये देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि रेस्पिरेशन में आपके पास चीजें ब्रेक डाउन होती हैं, ठीक है, बट ये भी है कि कुछ चीजें बनती भी हैं, जैसे H2O भी बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो रेस्पिरेशन है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एम्फीबॉलिक पाथवे रेदर देन दैट ऑफ कैटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, इस चीज को आपको क्या करना है, दिस इज द जिस्ट, जो हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, फालतू की चीजें मैं नहीं बता रही हूँ, सिर्फ जो जिस्ट है वही बता रही हूँ। ठीक है, वो चीज है हमारे पास। अब हमारे पास आता है हमारा लास्ट टॉपिक, जिससे कभी क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, दैट इज हमारे पास ये क्या है बेटा, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है, यानी कि RQ है। RQ की अगर हम बात करें, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, बहुत नॉर्मल सी चीज है, जब आपका जितना वॉल्यूम कितना निकला, देखो CO2 इवॉल्व हो रहा है, देखो ना, बहुत सिंपल सी चीज है ना, C6H12O6 प्लस हमने क्या दिया, ऑक्सीजन दिया, क्या यील्ड अप हुआ, CO2 प्लस H2O प्लस हमारे पास क्या है बेटा, एनर्जी यील्ड अप हुई, यही हुआ ना। तो हमारे पास ये जितना CO2 निकला है, ठीक है, और कितना ऑक्सीजन हमने यूज अप किया है, जब हमने इसे क्या किया, आपस में डिवाइड कर दिया, तो वो चीज हमारे पास क्या है बेटा, RQ आई। ठीक है, अब ये RQ अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स का कितना होता है बेटा, 1 होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप देख ही सकते हो, ये वाला प्रोसेस है। 6 CO2 अगर यूज होती है तो 6 CO2 अगर इवॉल्व होती है तो 6 O2 भी क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस में। ठीक है, जो कि इसका RQ कितना बनाता है, 1। वहीं पे अगर हम बात करें फैट्स का, तो फैट्स के अंदर जो हमारे पास RQ होता है वो कितना होता है बेटा, लेस देन होता है 1, हमेशा याद रखना, ये भी पूछा गया है पेपर में। ठीक है, आपके नीट के पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड में आपके पास पूछा गया है, असर्शन रीजन में, और कभी कभी क्या कहता है आपको मैच द फॉलोइंग में भी पूछा गया है। तो अगर हम बात करें, याद रखिएगा ये बेसिक चीज है ना बेटा, ये आपको पता होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या है, RQ जो होता है फैट्स का हमेशा लेस देन 1 होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और वहीं पे जब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स का जो रेशियो होता है वो हमेशा देखा गया अप्रोक्सीमेटली अबाउट कितना होता है बेटा, आपके पास 0.9 के आसपास होता है। इस चीज को तो आप याद ही रख लोगे, बहुत ईजी है ना। चलो, अब हमारे पास आता है ये वाला पार्ट जो आपने देखा। देखो बेटा, मैंने आपको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स भी होगा। हम क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी खाते हैं, हम प्रोटीन्स भी खाते हैं, हम फैट्स भी खाते हैं, ये सारी चीजें खाते हैं, राइट। तो अब देखो, जब हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट, तो हमें पता है पहले क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड के अंदर ही कन्वर्ट होगा, फिर पायरुविक एसिड से हमारे पास क्या चलेगा, क्रेब्स साइकिल चलेगा। क्रेब्स साइकिल से ही तो लिंक्ड अप है ना ETS।
तो उससे हमें क्रेब्स साइकिल से क्या मिल जाएगा, CO2 मिल जाएगा, और हमारे पास जो ETS है उससे हमें क्या मिल जाएगा, H2 मिल जाएगा प्लस ATP मिल जाएगा। एक चीज, अब मान लो मैंने खाया प्रोटीन्स, प्रोटीन्स किसके अंदर पहले कन्वर्ट होगा बेटा, एमिनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट होगा, फिर वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, अगेन वो किसके अंदर जाएगा, क्रेब्स साइकिल में जाएगा। फिर क्रेब्स साइकिल से क्या होगा बेटा, हमारे पास क्रेब्स साइकिल से हमें CO2 मिल जाएंगे 3 मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, एक पायरुविक एसिड के, और हमारे पास क्या होगा, H2 यील्ड अप हो जाएगा, प्लस एनर्जी मिल जाएगी। ठीक, इसके बाद हमारे पास क्या आता है बेटा, फैट्स आता है। फैट्स की अगर मैं बात करूँ, फैट्स खाए, ठीक है, फैट हमारे पास है सोर्स ऑफ फूड, तो वो पहले किसके अंदर कन्वर्ट होगा बेटा, वो हमारे पास कन्वर्ट होगा इनटू फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। आपको तो पता ही है, इट इज ये हमारे पास क्या है, बायोमोलिक्यूल, मतलब मैक्रोमोलिक्यूल, दिस इज द हमारे पास क्या है कि हमारे पास स्मॉल माइक्रोमोलिक्यूल है, राइट। इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल CoA। ओके, अगेन इस एसिटाइल CoA का कहीं ना कहीं यूज होगा, कहाँ यूज अप होगा बेटा, अगेन ये हमारे पास यूज अप होगा इन द क्रेब्स साइकिल, उससे भी हमें क्या यील्ड अप होगा, आपके CO2, H2 और ATP। यानी कि रेस्पिरेशन में चाहे आपने कुछ भी खाया, प्रोसेस क्या होगा, यही होगा। इस चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है, अच्छे से याद रखना है। और मुझे नहीं लगता कि ये लेक्चर देखने के बाद आपको और कुछ या कहीं और जाने की जरूरत है। सो स्टे ट्यून्ड विद आई क्वांटा, दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन।